बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासत इस वक्त दो निकात के गिर्द घूम रही है। एक, मईशत को दुरुस्त डगर पर लाने के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की वापसी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, तो दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। नून लीग हुकूमत के दौरान हाथ पांव बांधे जाने का शिकवा था, लेकिन अब जो हालात और वाक़यात हैं उससे बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि नून लीग के बंधे हाथ पांव अब खुलते जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमाओं के लिए कानूनी मसाइल भी कम हो रहे हैं। परसों एहसन इकबाल साहब अदालत से बरी हो गए थे, तो आज एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के दायमी वारंट मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान आने पर उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक खबरें भी हैं कि वापस आकर वज़ारत ख़जाना की कमान संभालेंगे इसहाक़ डार साहब, तो उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है वो लेकर आएंगे और मौशी मसाइल जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी हल ना कर पाए वो आकर हल कर लेंगे। इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, पसे पर्दा मुफाहिमत की बातें भी हो रहे हैं और अब बकौल सदर मुमलिकत के कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, जल्दी अच्छी खबर आ सकती है। तो ये जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है और जो कहा जा रहा है कि हफ्ते को जो जलसा होगा मुल्तान में, उसमें कोई खान साहब की तरफ से बड़ा जो है वो ऐलान सामने आ सकता है लॉन्ग मार्च की सूरत में, तो क्या हुकूमत पर तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है और इस तरह से वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ के सामने रखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले इसहाक़ डार साहब की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आएंगे जल्द, अब उनके जो कानूनी मसाइल थे वो भी कुछ कम हो गए। सर, पार्टी सतह पर यह फैसला हो गया कि इसहाक़ डार साहब आकर वज़ारत ख़जाना की कमान संभालेंगे? नहीं, जो अभी आपने इंटरव्यू में बात की ना, मुझे थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो इख्तलाफ है इस बात सर, आपको पे। बिल्कुल इजाज़त है। क्या आपने कहा कि हाथ पाँव खुलना शुरू हो गए हैं या कानून के जो स्कंजे में हम थे वो थोड़ा नरम होना शुरू हो गया है या लूज़ होना शुरू हो गया है वो ग्रिप? ये अगर कहा जाए कि हमारे साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ थीं उनका मदावा होना शुरू हुआ है जी। मगर क्या हमारे जो 4-5 साल ज़ाया हुए उनका उस वक्त का मदावा हो सकता है? जो कि जवाब में नहीं, कभी नहीं हो सकेगा। तो मुल्क को भी आप देख लें कि 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त पाकिस्तान एक फलता फूलता पाकिस्तान था और आज जिस हालत में है ये कैसा पाकिस्तान है? तो फिर सवाल तो उठेगा ना कि 2017 को जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी मुआशी दीगर हवालों से, उसको डीरेल किसने किया? और जो बेनिफिशरी थे उस डीरेल करने के, यकीनन वो मुजरम भी हैं, कौमी मुजरम हैं और उनको यकीनन कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि दोबारा मुल्क के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ ना कर सके और किसी कौमी लीडर को, कौमी मोशन को इस तरह का कोई उससे बिहेव कर ना सके जिससे न सिर्फ उसके ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया हों बल्कि कौम महरूम हो जाए उसके तजर्बे से। जी, तो जावेद लतीफ़ साहब, ये जो सवाल आपसे मैंने किया इसहाक़ डार से मुतल्लिक, सर पार्टी सतह पर यह फैसला हो गया है कि वो वज़ारत ख़जाना की कमान संभालेंगे आकर? देखिए, वापस तो वो आ रहे हैं। जहाँ तक वज़ारत ख़जाना की कमान संभालने का तल्लक है, ये तो क़यादत ने फ़ैसला करना है और जो फ़ैसला वो करेंगे यकीनन उस पर वो पार्टी भी अमल करेगी और वो ज़िम्मेवारियाँ भी निभाएंगे। नहीं, तो इस हवाले से अभी कोई मगर ऐसी मेरा तो बातचीत ज़ाती नहीं तौर पे अगर ख्याल है, जी जी जी, नहीं, अगर मेरी राय पूछें तो मैं समझता हूँ कि वो एक तजर्बाकार और बेहतर मुस्लिम लीग के तीनों अदवार में उन्होंने परफॉर्म किया, तो यकीनन ये ज़िम्मेवारी उनको सौंपी जानी चाहिए और सौंपी जाएगी तो इस मुश्किल से कोई अवामी रिलीफ का कोई उम्मीद नज़र आना शुरू होगी। तो सर, पहले भी तो कहा जाता है कि मौशी लिहाज से जो भी फैसले होते हैं वो उसमें उनकी असिस्टेंस शामिल होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक़ डार से भी डिस्कस करते हैं, तो वो अपनी रहनुमाई तो अभी भी दे रहे हैं हुकूमत को। तो अभी तो फिलहाल इस तरह से नहीं लग रहा कि कोई मौशी मसाइल है जिस पर हुकूमत काबू पा रही है।
देखें, जहाँ तक रहनुमाई का तल्लक है तो रहनुमाई तो यकीनन वो दे भी रहे थे, मगर जो ख़ुद से काम करना होता है उसके नताइज रहनुमाई से नहीं आ सकते। अब आप ये देखें कि माजी दूर करीब में जब नवाज शरीफ का दौर था, 2017 तक का कैसा पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा था, माशी तौर पर भी और मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौर में भी। मगर 2017 से 18 तक भी मुस्लिम लीग की ही हुकूमत थी, मगर उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो नवाज शरीफ के होते हुए थी। जी सही। तो आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की फिर पॉलिसीज़ का मामला है कि इसहाक डार के मुकाबले में उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारी मईशत के लिए उस तरह से ठीक नहीं साबित हुई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है रहनुमाई तो इसहाक डार साहब करते ही रहते हैं उनकी मईशत के हवाले से। नहीं, जहाँ तक मिफ्ता का तल्लक है वो अपने तजर्बे से या अपनी जो उनको थी एक उस मईशत के हवाले से इन हो, उस पर तो उन्होंने काम करने की कोशिश की और बेहतर करने की कोशिश की, मगर नहीं उस तरह कर सके जो पार्टी को तवक्कुआत थी या लोगों को तवक्कुआत थी मुस्लिम लीग से। तो मैं समझता हूँ कि इससे उनको ये नहीं कहना चाहिए कि वो कुछ कर ही नहीं सके। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई कैबिनेट में बेहतर परफॉर्म करता है, कोई बहुत बेहतर परफॉर्म करता है और कुछ बस पूरे होते हैं। जी ठीक हो गया। जावेद लतीफ़ साहब, अदील वड़ाई साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आपकी जो मुआशी टीम है उसका हिस्सा रहेंगे या वो मुआशी टीम से हट जाएंगे, या इसहाक डार और मिफ्ता दोनों मिलकर मुआशी टीम को चलाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी क़यादत का फ़ैसला है अदील, मगर अगर बतौर एक उनके साथी के अगर वो उनसे कोई रहनुमाई वो लेते रहें या इनसे कुछ इनपुट कोई देना ये चाहें, तो कोई पाबंदी थोड़ी होगी कि इसके बाद मिफ्ता जो हैं वो करीब फटक नहीं सकेंगे, जमात का हिस्सा है। यकीनन जो उन्होंने 4 माह में किया है उसका ज़रूर बताया भी जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा। तो लेकिन सर कहा जाता है कि मरियम नवाज केस में जावेद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर रिलीफ मिलता है, जो मरियम नवाज केस में चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, अगर कोई रिलीफ मिलता है एवन फील्ड रेफरेंस केस में, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो राह है, आप समझते हैं कि वो मज़ीद हमवार हो जाएगी? देखें अदील, हम बड़ा क्लियर हैं इस मामले में कि खुदा करे जो पाकिस्तानी कौम ने एक तवील जद्दोजहद की है आइन कानून की बालादस्ती के लिए, और हमारी भी यही जद्दोजहद रही है। आज लोग सवाल करते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, कहाँ गया वो बयानिया वही है। हम ये चाहते हैं और हमारी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि जो माजी में अदारों की तरफ से हमारे साथ सलूक हुआ आज किसी और के साथ हो। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि माजी की गलतियों को दोहराए बगैर आइन कानून के मुताबिक सब के साथ बिहेव किया जाए, तो पाकिस्तान आगे निकल सकता है, पाकिस्तानी कौम का अदारों पे एतमाद फिर से बहाल हो सकता है। तो जो फ़ैसला आएगा, और यकीनन अदील हम समझते हैं और पाकिस्तानी कौम भी ये समझ रही है, बल्कि आज तो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ से अगर ज़्यादती हुई थी तो आज इमरान खान से नहीं होनी चाहिए। कौन कहता है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है तो आज इसके साथ कोई ज़्यादती करे? हाँ चलें, ये ज़रूर है कि आज नवाज शरीफ बेगुनाह लोगों को नज़र आना शुरू हो गया। चलें, आज ये कम अज़ कम हो गया कि नवाज शरीफ याद आना शुरू हो गया कि वो भी कोई पाकिस्तान का मौसम था जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, मगर पाकिस्तान के अंदर से उसके साथ जो सलूक हुआ वो उस सलूक का मुस्तहिक नहीं था, मगर हमने जुल्म किया। ये एहसास लोगों को होना शुरू हो गया, तो ये भी बेहतर है। मगर किसी तौर पर हम ये ख्वाहिश नहीं रखते, न करेंगे कि किसी और के साथ ऐसा सलूक हो जो हमारे साथ होता रहे। सर, तो क्या नवाज शरीफ साहब अदालत से रिजू करने का फिर सोच रहे हैं, जैसा कि इसहाक डार साहब ने किया भी और उन्हें रिलीफ मिला भी? देखें, अगर माहौल बनता है जो कि नज़र आ रहा है कि
अदारों में बैठे लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, खुदा करे न्यूट्रल नज़र आए कौम को। और जिस तरह बात करते थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, मैं उनको हमेशा कोट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने बतौर जस्टिस के भी ये बातें कही थी जो आज कह रहे हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा वेटेज देता हूँ। इसलिए ये मैं बात करता हूँ कि वही बातें वो कर रहे हैं जो जवेद हाशमी किया करते थे। ये वही बातें हैं जो वीडियो अरशद मलिक जज जो थे उनकी सामने आने के बाद चीज़ें सामने आई। ये बातें वही हैं जो हैं तलाल चौधरी वो सबूत के साथ बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी को कहते हैं कि इस बुत को भी उस हालत में लाया जाए जहाँ से इसको बनाना शुरू किया गया था, और जिनको गिराया गया था और जिन पर सारा कुछ लाद दिया गया था उनसे वो वज़न उठाया जाना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अदारों पर लोगों का एतमाद बढ़े। और जो हम वोट को इज्जत दो की बात करते थे जी, इस्लामाबाद मार्च का जो प्लान बना रहे हैं तो हुकूमत तो इसमें परेशान नज़र आ रही है। पंजाब से केपी से 30,000 की नफरी मांग ली गई है। तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब उनका जो नफ्सियाती जो ये टैक्टिक्स हैं वो काम कर गए हैं। अब नफ्सियाती टैक्टिक्स जो हैं वो काम कर गए हैं, या उस दिन का जलाओ घराव जो है वो सामने आ रहा है, या वो जो कह रहे हैं कि 25 मई को हमारी उस तरह की तैयारी नहीं थी जो अब हम करके आ रहे हैं। तो फिर जो अब करके आ रहे हैं वो औरतों की तैयारी नज़र नहीं आती, इसके अलावा कि मुसल्लह जत्थों के साथ वो आएँ, जो कि हमारी इतला हैं कि इस तरह के वो मुसल्लह जत्थे लेकर आना चाह रहे हैं ताकि यहाँ कोई खून रेजी हो और उसके नतीजे में जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उनको हासिल हो सके। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, जिस तरह के राना सनाउल्लाह की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि जदीद तरीका अपनाया जाएगा मुजाहिरीन से निपटने के लिए, और वो ड्रोन शेलिंग की भी बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है तो सारी तमाम तर जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत पर ही आयद हो जाएगी। तो हुकूमत को जमहूरियत में ये तरीका अपनाना चाहिए मुजाहिरीन से निपटने के लिए? देखें, एक है हुकूमत और एक है रियासती अदारे। रियासती अदारों में अदलिया एक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि उनको रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना, मगर उनको जो है साइड पे जहां वो चाहते हैं जलसा करना या एहतजाज करना, उनको जगह वो देनी चाहिए और दी जाए जी। वो जगह उनको मिली, मगर उसके बाद क्या वो रेड जोन की तरफ नहीं बढ़े। और आज भी अगर किसी एक जगह वो जिस तरह हम एहतजाज किया करते हैं और जिस तरह वो कोर्ट करके मौलाना फजल रहमान को कहते हैं कि वो 2 दफ़ा आए मगर उन पर तो कोई शेलिंग नहीं हुई, उन पर तो कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, तो क्या मौलाना फजल रहमान को जिस जगह रोका रेड जोन आने से इंतज़ामिया ने, क्या वो रुके नहीं? और अगर ये भी रुकते हैं तो इन पर भी कोई हाथ नहीं उठाएगा, भले ये 6 माह बैठे रहें। मगर अगर वो कानून को हाथ में लेंगे और जहां अदलिया ने ये हुक्म दिया हुआ है कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, तो क्या फिर वो इंतज़ामात नहीं किए जाएंगे जिनको तोड़ने के लिए वो आ रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अगर तो रेड जोन को क्रॉस नहीं किया जाता, वहाँ नहीं आया जाता, तो इन्हें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होगी, लेकिन अदालती हुक्म के खिलाफ अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया गया तो फिर हुकूमत हक रखती है इनके खिलाफ कार्रवाई करने का। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और इसाक डार के हवाले से ऐसी इतलात हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वज़ारत ख़जाना की कमान संभालेंगे। आप समझते हैं कि इसाक डार साहब आकर मईशत को दुरुस्त सम पर ले आएंगे? इसाक डार साहब अभी तो वही संभाल रहे थे ना, लंदन से बैठ के इंस्ट्रक्शंस तो वही दे रहे थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है उनकी जो इंस्ट्रक्शन हो 100% उसके ऊपर अमल ना हो रहा हो। इसाक डार साहब एक बड़े एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो 2 दफ़ा पहले रह चुके हैं
और ज़ाहिर है कि उनका तजर्बा जो है वो मिफ्ताह इस्माइल साहब से ज़्यादा है। लेकिन इसहाक डार साहब अभी भी तो ये इस जो हमारी इनकी जो पॉलिसी है उसमें उनका अमल दखल था, तो अब वो इसको कैसे एक 180 डिग्री में इसको चेंज कर देंगे, वो तो जब वो वक्त आएगा तो हम देखेंगे। इसहाक डार साहब की वापसी की बात हो रही है। मैंने बताया आपसे पहले जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और वो बता रहे थे कि असिस्टेंस तो उनकी होती थी मिफ्ताह इस्माइल साहब के साथ, लेकिन चूंकि फैसला साजी मिफ्ताह इस्माइल साहब ही करते थे। आप समझते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ जो थी बजाते खुद वो ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मुआशी मसाइल हमें जिसका सामना करना पड़ा? नहीं, देखें, इनकी ये नहीं है कि ये कोई मतलब इनको सूझबूझ नहीं है, मतलब ज़ाहिर है यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन जो होता है इस वक्त जब मुश्किल हालात होते हैं और ये जब आए तो वो उसके बाद से जो पेट्रोल की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस साइकिल जो है उसमें काफ़ी बढ़ी और उस वक्त डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए थी वो बड़ी एक किस्म से स्विफ्ट होनी चाहिए थी। तो वो फिर टाइम लैग से हो रही थी, इसलिए कि जो डिसीजन वो लेना चाहते थे मिफ्ताह साहब वो लंदन वालों को कबूल नहीं था, जो वो लंदन वाले करना चाहते थे वो इनको कबूल नहीं था, और इन दोनों को जो करना चाह रहे थे वो IMF को कबूल नहीं था। ये सारे चक्कर में 6 हफ्ते लग गए, जो 6 हफ्तों में जो एक किस्म से बिल्कुल डिज़ास्टर हो गया और फिर इनको फिर एकदम जो है काफ़ी कीमतें बढ़ानी पड़ी, और जब कीमतें भी बढ़ानी पड़ी और IMF ने भी एक किस्म से मौका देखा कि भाई इनको अगर काफ़ी अभी ज़रा हम सख्ती कर सकते हैं तो उन्होंने की। तो अब जो ये कहा जाए कि जी डार साहब आके ये यहाँ संभालने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख़्याल में डार साहब का एक्सपीरियंस ज़ाहिर है मिफ्ताह साहब से ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें कुछ बेहतरी हो। लेकिन अब जो चीज़ें जहाँ जिस तरफ चल पड़ी हैं ना जी, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ चल पड़ी है वो ये है कि डॉलर रुक नहीं रहा, और डॉलर इसलिए नहीं रुक रहा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब बैठे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे। जी, डॉलर इसलिए नहीं रुक रहा कि डॉलर वो जो मार्केट है वो कह रही है कि हमारी जो अगले 6 महीने 9 महीने 12 महीनों में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी डॉलर्स की वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से वो एक किस्म से अनसर्टेनिटी है मार्केट में और वो नर्वसनेस क्रिएट कर रही है। अब डार साहब आके उसमें क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि यकदम ही मतलब डॉलरों की बरसात होना शुरू हो जाएगी, तो वो फिर इसलिए इसमें मिफ्ताह इस्माइल भी वॉर्टन के पड़े हुए हैं, मतलब कोई ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल उनका कोई नॉलेज नहीं था जी। अब इशू ये है, और फिर इसके बाद जो आपने IMF के साथ मुआहदे किए हैं वो बड़े सख्त मुआहदे हैं, और उसके बाद फ्लड भी आ गया। अब जो फ्लड के साथ भी डील करना, जो इन्फ्लेशन है जो आपके IMF के प्रोग्राम में है उसकी वजह से, और फिर इन अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ के आपके पास डॉलर हैं जो कि अगले आपकी डेट सर्विसिंग को पूरा करेंगे और आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको पूरा करेंगे, तो वो हैं या नहीं हैं। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसको डार साहब शौकत कैसे इस सारी सूरत हाल में आप होते तो क्या लाया अमल होता, किस तरह से डॉलर को कंट्रोल किया जा सकता था? कई फैक्टर हैं जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि डॉलर ने तो बड़ी बड़ी करेंसियों को गिरा दिया है। जो स्टर्लिंग है वो 37 साल की कम तरीन सतह पर है डॉलर के मुकाबले में, यही हाल यूरो का है। तो आप क्या करते अगर मौजूदा सूरत हाल में आप होते? तो देखिए वो जो आप जो एडजस्टमेंट्स की बात करें बिटवीन स्टर्लिंग एंड डॉलर एंड स्टर्लिंग एंड यूरो, वो कुछ परसेंटेज पॉइंट्स है। हमारी तरह 28% नहीं है कि 28% गिर गया है विद इन अ फ्यू वीक्स जी, वो नहीं है। हमारा है अनसर्टेनिटी की वजह से। तो आप जो कह रहे हैं क्या मैं करता, मैंने अनसर्टेनिटी क्रिएट ही नहीं होने देनी थी। अच्छा, मैंने ये आई वुड हैव मेड श्योर कि मेरे पास जो पाइपलाइन थी पहले मैं बताता कि ये भाई मुझे इतनी की ज़रूरत है और ये मेरी पाइपलाइन है, और वो पाइपलाइन जो है वो बेसिकली हमारे पास जिस तरीके से हम पहले चल रहे थे वैसे ही थी। हम लोग बेसिकली पाइपलाइन, और जो है कि मैं किस तरीके से अपनी डॉलर इनटेक कम करता, मैं वो करता, मैं जाके 30% तो मैं हमारी इस वक्त जो है आपको मालूम होना चाहिए
कि पिछले जो 80 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स थी उसमें 27.5 बिलियन डॉलर जो था वो तेल का था। और तेल जो है उसके ऊपर हमें रशिया ने कई, अभी तो ये भी जा रहे हैं उसके पास, रशिया के पास 30% डिस्काउंट दे रहा है। मैं क्यों ना लेता वो डिस्काउंट, मैं उसी वक्त डिस्काउंट लेता उनसे और अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मैं प्रिजर्व करता और उसको, और मैंने नहीं उसको जाने देना था IMF को इतनी सख्ती के बीच में। उन्होंने तो मुझे कहा था 2-2.25 रुपये आप बिजली का ज़्यादा करें, 150 बिलियन आपने अगले जो है सितंबर से पहले तक आप हमने और टैक्सेस देने हैं, दैट्स इट। ये सारा कुछ जो किया गया है ये इन्होंने क्योंकि डिले किया तो वो इनके पर एतबार उठ गया। तो मैं तो ये पूरा का पूरा पाइपलाइन जो है वो दे देता कि भाई ये हमारे साथ, ये हमारे पास पाइपलाइन है और उसके बीच में हम बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है उनकी से तो हमारा कोई वो नहीं हुआ था, मायदे सारे चल रहे थे। तो पाइपलाइन की बात है। अभी भी ये मैं कहूँगा कि ये मैंने आयशा पाशा को परसों मैंने सेनेट की मीटिंग में कहा कि आप एक साइड पे एक बता दें आपकी नीड्स क्या हैं, डॉलर्स की करंट अकाउंट के ऊपर कितनी नीड्स हैं जी, बाकी जो आपकी ये हैं ज़ाहिर है अब फ्लड्स के वगैरह में भी ये आएंगे और डेट सर्विसिंग कितनी है, और दूसरी साइड पे आपको किसी ने कितना वादा किया और वो आप एक साइड पे कर दें, दोनों साइडें बैलेंस कर दें, एकदम स्टेबिलिटी आ जाएगी। जी सर। शौकत तरीन साहब, ये तो आपने बता दिया कि आप अगर होते तो वजीर खजाना आपके पास एक दो तीन वो कौन से पॉइंट थे जिन्हें फॉलो करते हुए आप जो है वो मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लेकर आते। सर, हुकूमत का क्या ये इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पर, साबिक हुकूमत पर दुरुस्त है कि आप लोग जब मालूम हो गया कि अब आपकी हुकूमत जाने वाली है तो आप लोगों ने मामलात को डिस्टर्ब किया ताकि आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया कि वो उसमें फंस जाए और वो फंस भी गई? वजीर आजम साहब हो या उनके वुज़रा हो, वो आप लोगों की हुकूमत के बारे में यही बात करते हैं। बहुत दफ़ा मैं ये इसको समझा चुका हूँ, लेकिन आपकी वजह, क्योंकि आपके प्रोग्राम पे मैं कभी नहीं आया तो मैं अभी फिर से समझा देता हूँ जी। वो जो फरवरी की बात कर रहे हैं कि जी हमने बेसिकली प्राइस फ्रीज 4 महीने के लिए की थी, उसका नुस्खा जो था 100 बिलियन रुपया पर महीने का था, पर मंथ। 4 महीने में 460 बिलियन का था टोटल। पहले महीने में अप्रैल में वो 100 बिलियन था और उसमें से जो हमने जो कहा था कि हम करेंगे क्या, तो हमने कहा था 100 बिलियन हम PSDP निकाल देंगे, 140 बिलियन हमें प्रोविंसेस दे देंगे, 125 हमारे डिविडेंड्स थे और बाकी FBR और ग्रांट्स को हमने कम करना था। मैं कहता हूँ चलें जी ये 4 महीने ना करते, उस 198 बिलियन का नुस्खा था अप्रैल में, ये PSDP 100 बिलियन काट के वो करके उसके बाद जो मार्केट प्राइसेस थी वो कर देते। क्यों नहीं की इन्होंने? मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं ये? मैंने तो 100 बिलियन तो PSDP इन्होंने वैसे उसके अलावा 200 और काट दिया है। इन्होंने तो 300 बिलियन हम 700 पे छोड़ गए थे, इन्होंने तो सिर्फ 400 पे PSDP लेके आ गए हैं। तो 100 बिलियन काटते, उसके बाद जो प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट में ये बढ़ा देते, तो ना होता, मतलब मसला ना होता। तो क्यों ये मेरे पे डाल रहे हैं ये सारा कुछ? वजह ये है कि इन्होंने 6 हफ्ते उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया जी, और 6 हफ्ते के बीच में जो प्राइसेस थी वो एस्केलेट कर गई मार्केट के बीच में, जो कि 10% जो था आपका प्रीमियम डीजल पे वो 80% पे चला गया, जो 10% पे जो पेट्रोल पे प्रीमियम था मार्केट में वो 60% पे चला गया। इनके हाथ से गेम निकल गई। तो ये हमें ब्लेम ना करें, ये ब्लेम करें अपने आप की इनडिसीजन, जो इनकी इनडिसाइसिवनेस जी। और उसके बीच में यही था कि लंदन कुछ कह रहा था, ये कुछ कह रहे थे। तो ये हमारे पर मत डालें, हमने कोई जाल नहीं बनाया। हम क्या करके गए हैं वो इन्होंने खुद मई की 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे में छाप दिया था। क्या छापा था कि पिछले 2 साल की जो ग्रोथ थी GDP की वो पिछले 17 साल में सबसे बेहतर थी जी। शौकत उसके बीच में मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा थी, वो हर चीज़, और रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंस थी, रिकॉर्ड हमारे टैक्स कलेक्शन थी। ये इन्होंने खुद छापा है, खुद दस्तखत किए हैं इस पर। तो ये बातें करना शुरू कर देते हैं इस किस्म की, क्योंकि ज़ाहिर है ये पॉलिटिकिंग है जी। तो मैं आपको, क्योंकि आप सारे माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है सर। सर अदील वड़ाई साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कमेटी में भी, कायमा कमेटी में भी 1-2 रोज कबल बात हुई थी। क्या आप समझते हैं
कि वाकई कोई बैंक्स भी इसमें कोई मुलविस हैं जो 15 रुपए ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? एलसीज जो हैं दुबई में खुल रही हैं, ये इंकशाफ भी हुआ था कमेटी में, आप भी थे गालिबन उस कमेटी में, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है कि इस इतने अहम और हसास मामले पे इस तरह का काम जो हो रहा है और वो बैंक्स कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो मार्केट जिस वक्त आप फ्री फ्लोट में रखते हैं ना, फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि जो मार्केट में सप्लाई डिमांड जो है वो डिटर्मिन करती है रेट क्या है। उसके बीच में आप अगर वन साइडेड जाएंगे, अगर रुपया ही गिरता जाएगा, तो जो स्पेकुलेटर है उसको तो पता है, वो आपका वो जाके डॉलर लेके बैठ जाएगा। इसमें डॉलर किसके पास है? एक्सपोर्टर के पास हैं, कुछ थोड़ी रेमिटेंसेस होंगी ज़्यादातर, कुछ हमारे फ्री लांसर जो हैं, ये हमारे जो कंप्यूटर वाले हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके पास 3-4 बिलियन डॉलर पड़ा होता है, वो लेके बैठ जाते हैं। और फिर जो बैंक्स हैं, जो बैंक्स जो हैं वो उनकी जो अपनी पोजीशंस होती हैं उसमें वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आपने बैंक्स को ये कह दिया, या सेंट्रल बैंक ये कहता है कि भाई हमारे से पैसे मांगने मत आना, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बिकॉज देखे ना, जो इक्वलाइजर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, बिल्कुल सर। इस वक्त हमारा जो है अगर करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो इसका मतलब है हमारी जितनी इनफ्लो है डॉलर्स की और आउटफ्लो है उसमें फ़र्क है, और वो पूरा होता है, हम बोरिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमारा एक फ़र्क है। तो इसका मतलब वो फ़र्क कौन पूरा करता है? वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो पैसे डालता है मार्केट में और वो पूरे होते हैं। जब स्टेट बैंक कहेगा नहीं यार मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तो बैंक क्या करते हैं? बैंक जाते हैं एक्सपोर्टर के पास, बैंक जाते हैं ये जो मैं आपको फ्री लांसर्स के पास, इनके पास कहते हैं भाई तुम्हारे पास डॉलर हैं, हमें डॉलर दो। वो कहता मैं इतने पे दूंगा। अब उन्होंने क्योंकि मैच करना होता है डॉलर्स को इम्पोर्टर की उनकी जो डिमांड है, तो वो जाहिर है जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है जी। तो वो कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, और इसमें कई बैंक जो हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं और वो अपना भी 2-4 रुपये रख लेते हैं बीच में। तो इसमें स्टेट बैंक इस वक्त मुझे यकीन है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और अगर किसी ने बिल्कुल आउट ऑफ द वैक जाके लोगों को इस किस्म का फ्लीस किया गया है तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जी सर। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि इनके जो फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉफिट्स हैं ये बढ़े हैं। ये पीछे अगर आप देखें, मैंने फिर कंपटीशन कमीशन को कहा कि आप जाके देखें कि इनके प्रॉफिट क्यों बढ़े हैं। मतलब ये हो एक तरफ हम शॉर्टेज हो रही है हमारी उसकी डॉलर्स की, और दूसरी तरफ इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ये कर रहे होंगे। तो इस वक्त स्टेट बैंक को वापस सीसीसीपी के पास भी, कंपटीशन कमीशन के पास भी जाना चाहिए कि उनकी इसमें क्या फाइंडिंग्स थी। शौकत तरीन साहब, मौशी एतबार से तो आपने खुलकर समझा दिया, बता भी दिया कि मसाइल हैं क्या, उनका हल भी हमें बता दिया। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रेटजी है क्या, और तहरीक इंसाफ अपने मकसद कैसे हासिल कर सकती है, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पार्लिमान की सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, जिन इदारों की आप बहुत इज्जत करते हैं, उन इदारों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग पार्लिमान में आएँ और फ़ाल किरदार अदा करें। पार्लिमान से बाहर रहकर भी आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के मुखालिफिन ने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए, उससे फ़ायदा भी उठाया, आप लोगों ने एहतजाज भी किया। लेकिन आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को पार्लिमान में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए? देखिए जी, ये तो पार्टी लीडरशिप का डिसीजन है, और इमरान खान इसके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल में उन्होंने एक ये फर्म स्टेटमेंट दी हुई है कि हमारे ख्याल में ये नए इलेक्शन होने चाहिए, और नए, क्योंकि ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये हमारे उधर जाने से कोई वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए नए इलेक्शंस करवाए जाएं और उसके बीच में फिर 5 साल का मैंडेट दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई इसमें कोई रद्द-बदल होगी उस थिंकिंग के बीच में। तो सर, फ़र्ज़ कर लिया नए इलेक्शन साहब को अगर 5 साल का मैंडेट मिल भी जाता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर ये तो नहीं कहेगी कि नून लीग ने या PDM जमातों ने हालात इतने ख़राब कर दिए हैं, अब हमें मज़ीद इनको ठीक करने के लिए 2 से 3 साल का अरसा चाहिए, फिर तल्ख फैसले करने होंगे?
कि ऐसी सूरत हाल तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। अगर आपको हुकूमत मिल भी जाती है आइंदा इलेक्शन में, वो अभी जल्द हो जाएं या देर से हों, अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो अब क्या आप समझते हैं कि इतना नुकसान पहुंच चुका है इकोनॉमी को कि आपको ठीक करने में उसमें टाइम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, और उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है, जो हमारे जो इकोनॉमिक प्लान्स बन रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक भी और दूसरे भी है, मतलब एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब पे प्लान बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्लान बना रहा है कि जी ये जो अभी इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो बिल्कुल, वो देखें, वो तो या हम अगर आ गए उसमें हुकूमत में तो हमें भी करना पड़ेगा, और अगर पीडीएम आ जाता है उनको भी करना पड़ेगा। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ मतलब हमारी वजह से हम आएंगे तो वो ख़राब होगी और वो आएंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो ख़राब तो सिचुएशन है ना इस वक्त। तो सिर्फ एक चीज़ होगी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी बार बार कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने के लिए, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी उसको एक तरफ लेके चली जाती है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कम से कम उसको तो ख़त्म कर दिया जाए ना सर। लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ का भी तो इस हिस्सा है ना। आप लोग नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं। जाहिर है फिर मईशत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत जो भी इकदाम करेगी तो ये मसाइल आड़े आएंगे। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भी वक्त लगेगा, तो मौजूदा हुकूमत जो तजर्बा करना चाह रही है उन्हें करने दें, उन्हें अपना टेन्योर पूरा करने दें। आप लोगों को मजीद टाइम मिल जाएगा स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि अब अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप कैसे मसाइल से निपटेंगे। देखिए, अब हम तो डे वन से जब आए थे तो हमें कहा गया था ये नालायक हैं और ये इम्प्लांटेड हैं, और उसी दिन से जनाब वाला जल्द से जुलूस शुरू हो गए थे निकालने के लिए इमरान खान को जी। तो हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने कहा ये तो इनका हक है, ये करें डेमोन्स्ट्रेशंस। और कई डेमोन्स्ट्रेशंस हुई, कई रैलीज़ हुई, कई जो हैं अपना लॉन्ग मार्चेज़ हुए, और हमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये हक है डेमोक्रेटिक सेटअप में। जो अपोजिशन का हक होता है कि वो कहें कि जनाब ये हुकूमत ठीक नहीं है। उस वक्त भी कह रहे थे महंगाई महंगाई महंगाई, वो एक मंत्रा होती थी। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि ये तो एक राइट है हमारा मकसद, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हमारा तो ये है कि एक बेसिकली जो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया वो एक किस्म से एक किस्म की कंस्पिरेसी थी। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसको अगर ख़त्म करना है तो आप जनरल इलेक्शन करवा लें, और माशाल्लाह आपको अगर मेजॉरिटी मिल जाती है उसके बाद तो आप जो आपके प्लान्स हैं उसको लेके चलें, वरना तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। सही, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमारे साथ दो बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। नून लीग से जावेद लतीफ़ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत तरीन साहब। मुआशी एतबार से बात करें तो दोनों के पास मुआशी हल मौजूद है। शौकत तरीन के पास कुछ मुआशी पॉलिसीज़ हैं ऐसी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इसहाक डार साहब की सूरत में मुआशी मसाइल का हल मौजूद है। अगर हम बात करें सियासत की तो दोनों जमातें ही एक दूसरे को कोई स्पेस देने के मूड में नहीं हैं। नून लीग ने भी फैसला कर रखा है मुजाहिरीन से सख्ती से निपटा जाएगा, और तहरीक इंसाफ भी नए इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हटती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस तमाम तर गुफ्तगू को सुनते हुए अदील वड़ाई साहब, आपका सियासी तज्जिया क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में फाल किरदार अदा करना चाहिए? क्या नून लीग को इसी स्ट्रेटजी के तहत मुजाहिरीन से निपटना चाहिए? और नए इलेक्शन का मुतालबा तो कर रही है लेकिन फौरी मसाइल का हल तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। देखें, पहले तो मैं बात करूंगा कि नून लीग जो इसहाक डार साहब की वापसी की बात कर रही है, तो इसहाक डार साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है? मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वापस आकर उस तरह से परफॉर्म कर पाएँ जो उनकी एक मुआशी मैदान में साख है। और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक जो परसेप्शन थी क्या वो तब्दील नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी को देखने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। जिस तरह से IMF ने हाथ पांव बांध दिए हैं, अब इसहाक डार माजी की तरह उस तरह से डॉलर को और जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को स्टेबल रखने के लिए
वो मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा क्या वो 5 अवामिल जिनकी वजह से जो डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसहाक डार साहब के पास कौन सा ऐसा लायामल है, कौन सा ऐसा जादू है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो बात है शौकत तरीन साहब, जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं, देखें हुकूमत में होकर काम करना और हुकूमत से बाहर आकर जो है अपने प्लान बनाकर अवाम के सामने रखना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। इन्हीं के दौर में डॉलर उस वक्त किस तरह से 50 रुपये उसकी कदर बढ़ी थी, उस वक्त भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो किस तरह से बढ़ रही थी। ये तो हुकूमत के बिल्कुल आखिरी दौर में आके इन्होंने जो रिलीफ दिया, फिर उस रिलीफ का हम अभी तक भुगत भी रहे हैं, जो IMF के साथ कमिटमेंट की गई थी। और अब और उसके बाद जब हमने ये प्रोग्राम बहाल करवाना था तो उसकी कीमत हमने अदा की। जहां तक मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत 2 बड़ी अदालतों की जानिब से यह कहा गया है कि वो ऐवान में वापस जाएं, वो कौमी असम्बली में जाएं, अपना फाल किरदार अदा करें। जो अवाम से वो मैंडेट लेकर आए हैं, अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात के हामी हैं कि कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए। सेनेट में तो अभी भी इमरान खान साहब जो सेनेटर्स हैं उनको फाल किरदार अदा करने का कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो महंगाई के मामले पे खास तौर पे टफ टाइम दिया जाए हुकूमत को। लेकिन इसमें मसला ये है, कौमी असम्बली में इमरान खान साहब इतना बड़ा यू टर्न लेना नहीं चाहते, और मामलात वो स्टेज पे ले गए हैं कि ये एक बड़ा सियासी यू टर्न होगा जिसमें उनके बयानिए को दचका लगेगा। यही वजह है कि इमरान खान अभी तक पार्लियामेंट में वापसी के हवाले से, कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं कर सके। जहां तक मामला है, इमरान खान साहब इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। अभी तक की जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, ये इतलात हैं कि अभी तक इमरान खान ने ये पत्ते सीने से लगा रखे हैं, क्योंकि ये बड़ा सियासी जुआ है। ठीक है आदिल बड़ाई साहब, जाते जाते अपनी खबर दे दी कि बड़े सियासी पत्ते, जो अहम पत्ते हैं, वो अभी तक तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अपने सीने से लगा रखे हैं और शो नहीं किए। हो सकता है कि कल के जलसे में वो ये शो कर भी दें। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।